इंदिरा गांधी जब सत्ता में थी, बात 75 से पहले है, तब तक चूँकि संजय गांधी इंदिरा गांधी के छोटे बेटे थे और राजीव गांधी बड़े, तो दिल्ली में ही पैदाइश हुई और दिल्ली में ही स्कूलिंग हुई पहले। उसके बाद देहरादून गए, देहरादून के दून स्कूल में पढ़ाई की। लेकिन स्कूल के बाद संजय गांधी कभी कॉलेज नहीं गए, पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्ट नहीं था, तो स्कूलिंग कर ली, लेकिन कॉलेज कभी ज़िंदगी में नहीं गए। ऑटोमोबाइल में शौक़ था, पैशन था, स्पोर्ट्स कार, तेज़ रफ्तार, इन सारी चीज़ों का शौक़ था। तो फिर रॉयल राइस जो है वो लंदन में एक ये जो गाड़ी है बहुत ही महंगी, वहाँ पे जाकर 3 साल तक ट्रेनिंग लेते हैं, फिर कॉमर्शियल पायलट की भी ट्रेनिंग लेते हैं और फिर वापस हिंदुस्तान आते हैं। इस बीच में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। 75 से पहले तक संजय गांधी का पॉलिटिक्स में और इन चीज़ों में इतना ज़्यादा दखल नहीं था। एक तो उम्र भी कम थी, क्योंकि 75 में उनकी उम्र करीब 28 साल, शायद 28 या 27 साल रही होगी। तो राजनीति में इतना दखल नहीं था और इंदिरा गांधी एक मजबूत नेता के तौर पे पहचान अपनी बना चुकी थी। इसी बीच में फिर धीरे धीरे जब 75 से पहले एक उथल पुथल आता है, इंदिरा गांधी के कई फैसलों को लेकर विपक्ष एक होता है और इस दौरान में फिर 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगानी पड़ती है और उस इमरजेंसी के दौरान बहुत सारे जो राइट्स थे, जो अधिकार थे, उसको ख़त्म किया जाता है। प्रेस पे भी सेंसरशिप होता है और इसी दौरान में संजय गांधी का कद अचानक बढ़ता है। और कहते हैं कि संजय गांधी थी इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हिंदुस्तान नहीं चल रहा था, बल्कि प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस से चल रहा था, प्राइम मिनिस्टर के घर से। और उस घर से जो सारे फैसले हो रहे थे वो संजय गांधी ले रहे थे और बहुत कम वक्त में संजय गांधी का काफ़ी दबदबा हो गया था। लेकिन कुछ फैसले ऐसे थे जिसने संजय गांधी, जैसे इमरजेंसी को ही लेके ये कहते हैं कि संजय गांधी को विलन बताया जाता है। कहा जाता है कि इस इमरजेंसी के पीछे संजय गांधी का भी दिमाग था और संजय गांधी की वजह से ही मजबूरी में इंदिरा गांधी को ये इमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ा। इसके अलावा उस वक्त जो एक बड़ा नसबंदी, आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी हालांकि, और उसके ऊपर रोक लगाने के बहुत सारे जो वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने भी हिंदुस्तान को चेताया था। लेकिन उसको लेके जब नसबंदी की बात हिंदुस्तान में हुई, आबादी कम और रोकने के लिए, तो कई जगह से ज़बरदस्ती की इस तरह की खबरें आई कि लोगों को पकड़ पकड़ कर नसबंदी कराया जा रहा है, तो उसका बड़ा दूसरा लोगों में गुस्सा था। इसी तरह से एक बार संजय गांधी जब दिल्ली में तुर्कमान गेट एक इलाका है पुरानी दिल्ली में, उस तुर्कमान गेट से कुछ दूरी पे ही मैं कई साल तक रहा हूँ पुरानी दिल्ली में। तो तुर्कमान गेट, दिल्ली में कई पुरानी दिल्ली में गेट हैं, जैसे दिल्ली गेट, अजमेरी गेट, लाहौरी गेट, तो उसी में एक तुर्कमान गेट भी आता है। तो तुर्कमान गेट के पास वहाँ पे बहुत सारे ऐसे उस वक्त सलम टाइप बने हुए थे। तो एक बार कहते हैं कि जगमोहन जब दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, तब संजय गांधी वहाँ तुर्कमान गेट पहुँचते हैं और वहाँ से उनको वो जो हिस्टोरिकल जामा मस्जिद था, बहुत बड़ी मस्जिद है वो दिखाई नहीं दे रही थी। तो जामा मस्जिद जब दिखाई नहीं दे रही तो संजय गांधी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि ये क्या, ये इस तरह का इंक्रोचमेंट, ऐसे घर बने हुए हैं, इन लोगों को यहाँ से हटाओ। अब जाहिर सी बात है, जगमोहन जो एलजी थे उनकी हिम्मत नहीं हुई और उसके बाद फिर उस तुर्कमान गेट पर बाकायदा डीडीए की तरफ से बुलडोज़र जाता है और वहाँ पे लोगों के घरों को तोड़ा जाता है। लोग गुस्से में होते हैं, वो विरोध करते हैं, पुलिस आंसू गैस के गोले और गोली छोड़ती है और इसमें करीब 150 लोगों की मौत हो जाती है। उसके बाद सैकड़ों परिवारों को वहाँ से उठाकर यमुना के किनारे कच्ची कॉलोनी में बसाया जाता है और कहा जाता है कि यहाँ पे बाद में मकान बना कर देंगे। हालांकि उसी तुर्कमान गेट के पास अब बहुत सारे ऐसे फ्लैट बनाए गए, बाद में बने भी, लेकिन उस पैमाने पर नहीं जिस पैमाने पर लोग वहाँ से हटाए गए थे। तो ये जो 150 लोग मारे गए थे, इसको लेके भी बहुत गुस्सा था। नसबंदी का जो अभियान चल रहा था उसको लेकर गुस्सा था। इसी बीच में संजय गांधी की ही पहल पर इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तब उन्होंने यह कहा था कि एक आम लोगों का कार का कंसेप्ट लेकर आए थे संजय गांधी। उन्होंने कहा था कि उस वक्त तक ये था कि कार आम
मिडिल क्लास लोगों की पहुंच नहीं होती थी कार तक, उनके पास बस टू व्हीलर और साइकिल यही। तो उनका था कि कोई सस्ता अच्छा ऐसा कार है जो आम हिंदुस्तानी भी ख़रीद सके। तो मारुति का कंसेप्ट वहीं से आया था और इसका बाकायदा सारा सर्वे सर्वा सब कुछ संजय गांधी को बना दिया गया था, जबकि उनका इस पर कोई एक्सपीरियंस नहीं था और कोई ऐसा था नहीं कि वो एमडी या इस तरह की चीज़ें बनाई जाए। लेकिन संजय गांधी के जीते जी मारुति कार नहीं बना पाई हिंदुस्तान में। हालांकि बाद में इसी मारुति ने बड़ा हिंदुस्तानियों को बड़ा राहत दी, क्योंकि जो कार आई वो बड़ी सक्सेसफुल भी हुई। लेकिन वो बाद में जब संजय गांधी इस दुनिया में नहीं रहे तब जाकर कहीं फिर जो जापानी कंपनी सुजुकी है उसने यहाँ पे आकर और इस मारुति का जो कंसेप्ट था वो मारुति सुजुकी के तौर पे हिंदुस्तान में सामने आया। तो पहली बार जो सस्ती कार और इस तरह की चीज़ें थी, आम लोगों की कार, वो संजय गांधी की उस वक्त के दिमाग की सोच थी। बट उस वक्त तो नहीं हुआ, बाद में ये ख्वाब पूरा हुआ। तो एक तरफ कंट्रोवर्सी भी चलती रही, दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि उस वक्त जो संजय गांधी की सोच थी, तो अगर संजय गांधी की मौत ना हुई होती तो हिंदुस्तान शायद बहुत सारी चीज़ों में बहुत पहले तरक्की कर गया होता। ये एक हल्का जो है एक धड़ा है उसका ऐसा मानना है। दूसरा धड़ा है जो ये कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब डिक्टेटर टाइप और किसी की न सुनने वाला शख्स, ये सारी चीज़ें थी। तो इमरजेंसी जब लगी तो संजय गांधी के पास बहुत सारे अधिकार, पावर, मतलब माँ तो प्राइम मिनिस्टर थी लेकिन कहते हैं कि अधिकार का और पावर का इस्तेमाल संजय गांधी कर रहे थे। और फिर उस वक्त जब सेंसरशिप भी थी तो एक फिल्म बनी थी किस्सा कुर्सी का, उसको लेकर उसमें यह था कि इंदिरा गांधी, उनके जो निजी सचिव आर के धवन, संजय गांधी, जगमोहन और बाकी कैरेक्टर को दिखाया गया था। और वो पूरी जो कहानी थी किस तरीके से, मतलब वो एक तरह से नेगेटिव ही था गांधी फैमिली के ख़िलाफ़। तो उस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पहले में काफ़ी दिन तक लटका रहा, फिर बाद में वो पास होने के लिए तमाम चीज़ें हो रही थी लेकिन फिल्म पास नहीं हो रही थी। इसी दौरान में इमरजेंसी लग गई। कहते उसी इमरजेंसी के दौरान उस फिल्म के सारे निगेटिव्स और वो जो थे वो उठवाया गया और गुड़गांव में जहाँ पे मारुति की फैक्ट्री बननी थी उस फैक्ट्री में ले जाकर वो सारे नेगेटिव जला दिए गए थे उस फिल्म के, और वो फिल्म कभी रिलीज़ नहीं हुई। बाद में इस मामले में कोर्ट में भी मामला गया और इसमें एक दो और कांग्रेस के बड़े नेताओं का नाम था, उस वक्त मैं भूल रहा हूँ, लेकिन कोर्ट में खैर फिर संजय गांधी को इस मामले में आरोपी भी पाया गया कि उन्होंने ज़बरदस्ती नेगेटिव और ये सारी चीज़ें जलाई थी और 2 साल की सज़ा हुई। लेकिन 2 साल की सज़ा में ज़मानत मिल जाती है, लेकिन निचली अदालत ने संजय गांधी को ज़मानत नहीं दी और संजय गांधी को कुछ दिन तक जेल में रहना पड़ा। बाद में ऊपरी अदालत से फिर ज़मानत मिली, खैर उसके बाद तो केस भी ख़त्म हो गया था। तो ये सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी इमरजेंसी के दौरान। उसके बाद फिर इलेक्शन भी टल गया था, इमरजेंसी की वजह से टालना पड़ा था। लेकिन फिर इमरजेंसी ख़त्म, 77 में चुनाव होता है और जनता पार्टी की लहर आती है और संजय गांधी अमेठी से चुनाव खुद लड़ते हैं पहली बार। वो इंदिरा गांधी भी हार जाती हैं उस चुनाव में और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो जाती है, जनता पार्टी की सरकार आती है। तो कहते हैं कि इस इमरजेंसी और उसके बाद इंदिरा गांधी की इस बुरी तरीके के हार के लिए भी लोग संजय गांधी को जिम्मेदार मानते हैं। कहते हैं कि संजय गांधी ने जिस तरीके से लोगों पे दमन किया, कुछ फैसले ज़बरदस्ती लागू कराने की कोशिश की, जैसे खूबसूरती के लिए ये स्लम और इस तरह के घरों को तोड़ना या आबादी रोकने के लिए ज़बरदस्ती लोगों के नज़बंदी कराना, तो ये सारे जो है आम लोगों के बीच में ये फैसले गलत साबित हुए और लोगों में गुस्सा था। वो जो गुस्सा फूटा वो वोट की शक्ल में फूटा और कांग्रेस की सरकार चली गई। लेकिन कहते हैं कि उन 2-3 सालों में जब सरकार चली गई थी तब भी इंदिरा गांधी संजय गांधी के बहुत करीब रहीं और दोनों बेटों में वो संजय गांधी के ज़्यादा करीब थी, संजय गांधी को मानती भी बहुत थी। इस दौरान में फिर संजय गांधी की मेनका गांधी से एक जगह मुलाकात होती है, दोनों में प्यार होता है और संजय गांधी शादी कर लेते हैं। इनके पास कॉमर्शियल पायलट का भी लाइसेंस था। उधर राजीव गांधी सोनिया गांधी से शादी करते हैं और वो एयर इंडिया की उसमें पायलट थे बाकायदा, और उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। सोनिया गांधी से इस शर्त पर शादी भी हुई थी कि वो पॉलिटिक्स में कभी नहीं आएंगे और राजीव गांधी ने वादा किया था सोनिया गांधी से कि वो पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। तो खैर ये सारी चीज़ें चलती रहीं। उसके बाद 77 का चुनाव हारने के बाद
संजय गांधी ही थे जो इंदिरा गांधी को कहते थे कि आप एक्टिव पॉलिटिक्स से मत हटो, हम बेशक सरकार से बाहर हैं लेकिन आप अपनी राजनीति जारी रखें। और इस बीच में संजय गांधी ने जितने पुराने कांग्रेसी जो बुजुर्ग हो चुके थे उनको धीरे धीरे साइड किया और एक पूरी नौजवानों की खेप तैयार की। जो यूथ कांग्रेस उस वक्त की थी, कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा एक्टिव थी और उस यूथ कांग्रेस को एक्टिव करने के पीछे संजय गांधी थे। इसके बाद ये जो जगदीश टाइटलर, कमलनाथ, सिंधिया, ये सारे उसी दौर के खेप के यंग लीडर में से आते हैं जो संजय गांधी के साथ हुआ करते थे। इसके बाद 80 में चुनाव आता है और जनवरी फरवरी में 1980 में, और जनता पार्टी के आपसी फूट की वजह से जनता पार्टी बुरी तरह हार जाती है चुनाव में और कांग्रेस की सरकार वापस बन जाती है। इंदिरा गांधी फिर से प्राइम मिनिस्टर बन जाती हैं। करीब 326 या 356 एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, कांग्रेस ने सीट जीती थी लोकसभा की 1980 के जनरल चुनाव में। उसमें से कहते हैं कि 155 से 160 एमपी वो आए थे जो बिल्कुल यंग थे और उन सबको संजय गांधी ने चुना था, उन सबको टिकट संजय गांधी ने दिए थे। तो और वो सब जीते। तो इस जीत से और खुद संजय गांधी भी पहली बार चुनाव जीते अमेठी से, लोकसभा के एमपी बने 1980 में। इंदिरा गांधी रायबरेली से जीती, प्राइम मिनिस्टर बनी। और इस जीत और संजय गांधी के जो यंग ब्रिगेड इतनी बड़ी तादाद में जीत कर आए थे, उसकी कामयाबी के बाद पहली बार संजय गांधी को 1980 में ही कांग्रेस में कोई पोस्ट दिया गया। अभी तक वो जो भी कर रहे थे वो अनऑफिशियली। तो पहली बार 4 जनरल सेक्रेटरी बनाए गए थे कांग्रेस में और उसमें से एक जनरल सेक्रेटरी संजय गांधी थे। तो 1980 में बल्कि संजय गांधी की मौत से करीब महीने भर पहले वो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बने थे। लेकिन 80 में जब चुनाव हुआ और इंदिरा गांधी सरकार बनाई और प्रधानमंत्री बनी, तब उसके बाद हिंदुस्तान के 9 ऐसे स्टेट थे जिसमें कांग्रेस की सरकार नहीं थी। तो कहते हैं कि संजय गांधी ने इंदिरा गांधी को तैयार किया इस बात के लिए कि उन 9 राज्यों में को भंग कर दिया जाए, वहाँ की सरकार को भंग कर दें और वहाँ दोबारा जो स्टेट असेंबली के चुनाव हैं वो दोबारा कराएं। और तर्क ये दिया जाए कि चूंकि 80 में नया मैंडेट मिला, नई सरकार आई है, देश की जनता ने इंदिरा गांधी की सरकार को चुना है, तो वो उन राज्यों की सरकार का भी जो मैंडेट है अब वो पुराना है, तो अब नए तरीके से सरकार को चुनते हैं। तो हालांकि इस पर बड़ा विरोध भी हुआ था क्योंकि सारे 9 राज्यों में अभी सरकार का टेन्योर बाकी था, अभी पूरा नहीं हुआ था कार्यकाल। लेकिन इंदिरा गांधी ने वो 9 के 9 राज्यों की असेंबली जो है, विधानसभा, उसको भंग कर दी और नए चुनाव का ऐलान करा दिया। और इन 9 राज्यों में जो चुनाव हुए वहाँ के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर तमाम जो ज़्यादातर टिकट का डिसीज़न वो संजय गांधी ने किया था। चुनाव का नतीजा आता है, 9 में से 8 स्टेट में कांग्रेस जीत जाती है और सरकार बना लेती है। जो 8 स्टेट कांग्रेस जीतती है उस 8 के सीएम का चुनाव खुद संजय गांधी करते हैं। तो एक तरह से वो सारे अब संजय गांधी के भक्त। इन 8 स्टेट को जीतने के बाद संजय गांधी का कद अचानक बढ़ जाता है कांग्रेस पार्टी में। पूरी यंग ब्रिगेड अब एकदम एक्टिव, हर जगह बस संजय गांधी संजय गांधी। और कहते ये हैं कि फॉरेन पॉलिसी छोड़ दें और कुछ डिफेंस के मैटर छोड़ दें तो इंटरनल जितना भी मामला था वो सब, बेशक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी लेकिन डिसीजन संजय गांधी लिया करते थे। तो ये सब कुछ चल रहा था। एक करीब मई में ही संजय गांधी को जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया कांग्रेस का। और उसके बाद अब ये था कि इंदिरा गांधी को उत्तराधिकारी मिल गया है और अगला देश का प्रधानमंत्री भी संजय गांधी बनेंगे, ये लगभग लोग मान चुके थे। अब राजनीति के अलावा संजय गांधी की जिंदगी में 2 ही शौक थे, एक सड़क पे तेज रफ्तार गाड़ी चलाना और एक आसमान में प्लेन उड़ाना और कलाबाजी करना। तो ऐसे कई किस्से हैं। जब जो सफदरजंग रोड जहाँ पे पीएम का रेजिडेंस है, वहाँ पे संजय गांधी जब भी अपनी गाड़ी चलाया करते थे तो सबसे शार्पेस्ट कट लेते थे और उनके जो दोस्त वोस्त बैठे रहते थे वो दहल जाते थे कि मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन संजय गांधी इन चीज़ों से मतलब ज़्यादा वो मज़े करते थे, बल्कि एंजॉय। और प्लेन उड़ाना वो भी एक शौक़ था।
5 महीने हुए थे इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बने हुए 80 के चुनाव के बाद। 5 महीने के बाद 22 जून 1980 एक जो सफदरजंग एयरपोर्ट है एम्स से पहले, वहाँ पे एक वो दिल्ली फ्लाइंग क्लब भी है, तो वहाँ पर एक कलाबाजी खाने वाला जो प्लेन है वो वहाँ पे आया हुआ था। और संजय गांधी आमतौर पे उनका रूटीन ये था कि सुबह वो उठकर और अपने घर से मुश्किल से वो 1-2 किलोमीटर की दूरी पर है और वो दिल्ली फ्लाइंग क्लब जाया करते थे और सुबह प्लेन उड़ाकर छोटा वाला जो भी जहाज़ और फिर वापस बाकी अपना काम किया करते थे। तो 22 जून को संजय गांधी अपनी बीवी मेनका गांधी को लेकर इसी सफदरजंग एयरपोर्ट के दिल्ली फ्लाइंग क्लब पहुंचते हैं और वहाँ पर एक 2 सीटर प्लेन था, पिट्स S2A इसका नाम था, PITS, पिट्स S2A। कहते हैं कि ये दुनिया के सबसे उसमें जो बेहतरीन 2 सीटर कलाबाजी खाने वाला उनमें से एक था ये। और जब ये आया और संजय गांधी को पता चला तो संजय गांधी बड़े एक्साइटेड थे उसको लेकर, और संजय गांधी ने बाकायदा इस पे कलाबाजी खाने का फैसला किया था। तो ये संडे से पहले सैटरडे को भी इस पिट्स S2A को इन्होंने उड़ाया और उस पर बाकायदा कलाबाजी खाई। संडे को ये अपनी वाइफ मेनका गांधी को लेकर जाते हैं और उसी प्लेन में फिर बैठाते हैं। जब बैठाने के बाद प्लेन जो जब ग्राउंड पे आता है नीचे, तो उसके बाद कहते हैं कि मेनका गांधी ने खुद ही अपने इंटरव्यू में ये बात बताई है और हूबहू जो उनके शब्द थे उसके साथ उन्होंने बताया था। कहते जब संजय गांधी उस प्लेन में लेकर पिट्स S2A में उस हवा में दिल्ली के आसमान के ऊपर उड़ा रहे थे तो मेनका गांधी प्लेन के अंदर बैठे बैठे चीख रही थी डर के मारे और बार बार बस ये कह रही थी कि नीचे उतरना है। इसके बाद जब वो करीब करीब 2 घंटे के बाद वो वापस नीचे उतर के सीधे PM हाउस पहुंचती हैं और घर में इंदिरा गांधी मौजूद थी और जाते ही वो ये कहती हैं कि अपनी सास से कि माँ मैं ये चाहती हूँ कि आप संजय को मना करो कि ये इस प्लेन को ना उड़ाए जिस प्लेन को उड़ाकर अभी आ रहा है। और ये एक बार नहीं कई बार कहती हैं। तो इंदिरा गांधी इस बात को सुनते हैं। उस वक्त वहाँ पे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी भी थे जो इंदिरा गांधी को योगा सिखाते थे और लगभग PM हाउस में हुई एक तरह से उनका अपना पूरा आश्रम टाइप का था। तो जब ये बात सुनती हैं और मेनका को घबराई भी देखती हैं तब इंदिरा गांधी बाकायदा संजय गांधी से कहती हैं कि मैंने आज तक मेनका को इस तरह से जिद करते हुए किसी बात को कहते हुए नहीं सुना है और ये इस तरह से कह रही है, इसका मतलब है कि ये सही कह रही है। और इसलिए इंदिरा गांधी कहती हैं कि संजय अगर ये मना कर रही है तो तुम मत जाओ, ना जाओ, मतलब उस प्लेन को लेकर ना जाओ। फिर इस पे कुछ मेनका गांधी कहती हैं, फिर इंदिरा गांधी संजय गांधी को कहती हैं कि तुम ना जाओ इस प्लेन को लेकर। इसी बीच में RK धवन जो है इंदिरा गांधी के जो पर्सनल सेक्रेटरी थे, जो उनके साथ साय की तरह रहते थे, वो ये बात सुनते हुए कमरे में दाखिल होते हैं और जब वो सुनते हैं कि मेनका गांधी ऐसा कह रही तो RK धवन ने हंसते हुए ये कहा था कि अरे ये तो मर्दों का जहाज़ है, मेनका जी ऐसे बोल रही हैं क्योंकि वो औरत है और इसलिए डर गई हैं थोड़ा। तो उन्होंने भी हंस के कहा RK धवन ने। तब इसके ऊपर फिर लेकिन इंदिरा गांधी ने संजय की तरफ देख के बोला कि क्या ये जहाज़ सेफ है? तो संजय गांधी ने पलट के ये कहा था कि 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। उसका मतलब ये था कि मेनका गांधी यूज्ड टू हो जाएंगी, फिर इनको डर नहीं लगेगा। ये सारी बातचीत शाम को हो रही है 22 जून 1980 की, जब मेनका गांधी डर कर घर में आती हैं। आखिरी बार वो अपने पति के साथ फ्लाइट में उड़ कर आती हैं और जिस तरह से वो कलाबाजी प्लेन को खिलाते हैं उससे डरती हैं और अपनी सास जो देश की प्रधानमंत्री हैं उनको कहती हैं कि संजय को मना करे ये प्लेन ना उड़ाए। और इंदिरा पूछती हैं कि ये सेफ़ है, वो संजय जवाब देते हैं कि 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। और अगली सुबह उसी प्लेन से संजय गांधी की मौत होती है। अब जो अगली सुबह की कहानी है
वो ये है कि 23 जून 1980 की तारीख थी ये। सुबह का जो रूटीन था वो करीब 7:15 7:30 के बीच में संजय गांधी अपने घर से निकलते थे और सफदरजंग जो एयरपोर्ट है दिल्ली फ्लाइंग क्लब वो 1-2 किलोमीटर के फासले पर है। तो अपने एक ग्रीन कलर की मेटाडोर उनके पास कार थी, खुद ड्राइव करते हैं। ड्राइव करने के बाद सफदरजंग एयरपोर्ट पहुंचते हैं। सफदरजंग एयरपोर्ट पर जो वहाँ के चीफ इंस्ट्रक्टर थे दिल्ली फ्लाइंग क्लब के, सुभाष सक्सेना, वो इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि इनकी ऑलरेडी पहले बात हो चुकी थी कि मॉर्निंग में इसी पिट्स S2A पे सवार होकर दिल्ली के चक्कर काटने। ये हल्का इंजन वाला प्लेन था और कलाबाजी खाने के लिए कहते हैं कि उस वक्त बेस्ट, और कलाबाजी खाना संजय गांधी का शौक था प्लेन में बैठकर। जब वो पहुंचते हैं तो कहते हैं कि उस दिन 23 जून की सुबह जो कैप्टन सुभाष सक्सेना थे चीफ इंस्ट्रक्टर, वो संजय गांधी के साथ बैठने के लिए पहले तैयार नहीं होते हैं। बात तो हो गई थी पर उनको मालूम था कि संजय गांधी जिस तरीके से इसको फिर कलाबाजी खिलाते हैं, और वो ख़ास तौर पर जिसके लिए वो तैयार नहीं हो रहे थे, चूँकि उन्होंने 1-2 दिन पहले देखा था, संजय गांधी इस प्लेन को काफ़ी नीचाई पर रखकर उड़ाते थे, बहुत नीचे, हाइट कम, और हाइट कम में कलाबाजी, और इसमें एक रिस्क ये था कि अगर ज़रा सा भी कंट्रोल खोया तो फिर प्लेन को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए सुभाष सक्सेना तैयार नहीं थे, लेकिन जाहिर सी बात है संजय गांधी की बात को टाल भी नहीं सकते थे, और इसलिए वो दोनों इस प्लेन में बैठते हैं। और सुबह के वक्त करीब 7:38 था जब ये सफदरजंग एयरपोर्ट से टेक ऑफ, ये प्लेन उड़ता है, लेता है, और उसके बाद ये थोड़ी देर के बाद अशोका होटल के ऊपर से ये उड़ान भरना शुरू कर देता है। अशोका होटल के बाद ये प्लेन को फिर नीचे लाया जाता है, और धीरे धीरे इस प्लेन की ऊंचाई इतनी कम में उड़ रही थी कि वहाँ पे जो बहुत सारे जो कॉलोनी है, जैसे डिप्लोमेटिक एनक्लेव है एक वहीं पे, उन सब के कुछ लोगों ने बाकायदा अपने घरों खिड़कियों से देखना शुरू कर दिया कि एक प्लेन इतनी नीचाई पे क्यों उड़ रहा है, क्या है ऐसा। हालांकि चूँकि एयरपोर्ट पास में है सफदरजंग, अब सफदरजंग एयरपोर्ट से पायलट जो प्लेन, वो जो पैसेंजर प्लेन्स हैं वो नहीं उड़ते, वो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। तो यहाँ पे इस तरह के छोटे, या फ्लाइंग क्लब है तो इस तरह के ट्रेनिंग के जो प्लेन हैं वो उड़ते हैं। तो आदि थे लोग वहाँ के आसपास के रहने के, लेकिन इसकी नीचाई इस जो इतनी कम हाइट पे उड़ी थी तो वो भी थोड़े हैरान थे। कुछ मिनट तक ये प्लेन उड़ता रहता है, और उसके बाद अचानक हवा में ही प्लेन के इंजन की आवाज़ बंद हो जाती है, और वो हवा में ही शायद इंजन बंद हो गया और बिल्कुल वो खामोश। और उसके बाद प्लेन जो है वो नोज़ के बल डिप्लोमेटिक एनक्लेव के पास, और इत्तेफाक से ये जो उस वक्त वेलिंगटन उस क्रिसेंट में घर था संजय गांधी जहाँ हालांकि रहते थे वो PM हाउस में इंदिरा गांधी के साथ, लेकिन जब इंदिरा गांधी चुनाव हार चुकी थी 77 में, तब उन्होंने वेलिंगटन 12 वेलिंगटन शायद क्रिसेंट था, वहाँ पे वो रहने लगी थी। लेकिन संजय गांधी अब भी वहाँ पे दिन में अपना ऑफिस और लोगों से मिलते जुलते थे, और फिर PM हाउस में रहते थे। तो उसके बिल्कुल करीब 500 मीटर के दायरे के अंदर डिप्लोमेटिक एनक्लेव के पास ये नोज़ के बल, नाक के बल नीचे प्लेन गिरता है, और एक पेड़ के उसमें एक नाला था वहाँ पे, और एक पेड़ उसमें जाकर ये फंस जाता है, लाल कलर का, इसलिए इसको लाल चिड़िया भी कुछ लोगों ने इस प्लेन को नाम दिया था। अब जैसे ही ये हादसा होता है उसके बाद फ़ौरन खबर दी जाती है। 15 मिनट के बाद, मिनट अंदर अंदर वहाँ पे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँच जाती हैं। लेकिन उस प्लेन के अंदर से दोनों लोगों को निकालना मुश्किल हो रहा था। फिर पहले पेड़ की टहनियाँ काटी जाती हैं, पेड़ की टहनी को काटने के बाद बड़ी मुश्किल से अंदर जाया जाता है, और प्लेन के अंदर जो देखा जाता है तो दोनों की मौत हो चुकी थी। लाश की हालत भी ठीक नहीं थी। बड़ी मुश्किल से दोनों लाशों को बाहर निकाला जाता है और लाल रंग के कंबल से ढका जाता है, और वहीं पे अब वेट किया जा रहा है, क्योंकि तब तक PM रेजिडेंस तक ये खबर पहुंच चुकी थी। सुबह का वक्त था, इसलिए इंदिरा गांधी घर पे थी। खबर मिलते ही इंदिरा गांधी फ़ौरन स्पॉट पे पहुंचती हैं, और पहुंचने के बाद पहली चीज़ जो हुई थी
जब वो जैसे ही गाड़ी से उतरती हैं और गाड़ी से उतरने के बाद जहाँ पे स्पॉट था वहाँ से आपको थोड़ा पैदल चलना था, गाड़ी से उतरते ही बेख्याली में अचानक इंदिरा गांधी पहली बार दौड़ने लगती हैं, क्योंकि जो खबर मिली थी वो अच्छी नहीं थी, और दौड़ते हुए वो भागने लगती हैं, नज़दीक जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन फिर बीच रास्ते में उन्हें ख्याल आता है और वो अचानक दौड़ना बंद कर देती हैं। फिर तेज़ कदम वो लेती हैं और तेज़ कदम से वो चलने लगती हैं। उसके बाद जैसे ही वो वहाँ पे मौके पे पहुँचती हैं, एक शख्स इशारा करता है, और जो एक तो कैप्टन की लाश थी और एक संजय गांधी की, तो संजय गांधी का वो कंबल हटाती हैं, और कंबल हटाने के बाद इंदिरा गांधी फूट फूट कर रोने लगती हैं। फिर जैसे वो दौड़ते हुए अचानक रुकी थी, वैसे ही फिर वो रोते रोते अचानक फिर वो शांत हो जाती हैं। शायद उस वक्त एक बड़ी मुश्किल घड़ी ये थी कि वो एक माँ के साथ साथ हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री भी थी, प्राइम मिनिस्टर थी, और एक प्राइम मिनिस्टर और एक आयरन लेडी जिनको कहा जाता, तो उनको इस तरह से टूटते बिलखते मतलब देश देखे, शायद ये भी मंजूर नहीं था। इसीलिए एक पल को वो माँ भी बनी और फिर अगले पल को वो प्राइम मिनिस्टर भी बन चुकी थी। इसके बाद खैर दोनों की लाशों की हालत भी ठीक नहीं थी, और तब राजीव गांधी, प्रियंका गांधी जो उनकी बेटी, और राहुल गांधी बेटे, और बीवी सोनिया गांधी, इनके साथ इटली में वो छुट्टियां मनाने के लिए गए हुए थे। जून का महीना था और बच्चों के स्कूल की छुट्टी थी राहुल और प्रियंका की, तो वो इटली गए हुए थे और वहीं थे। इधर मेनका गांधी की भी जो माँ थी और भाई वो हिंदुस्तान में नहीं बाहर थे। तो फिर इन दोनों का इंतज़ार किया जाता, उन्हें खबर दी जाती है, और 2 दिन तक 23 और 24 जून को फिर संजय गांधी का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, इन लोगों का वेट किया जाता। 2 दिन के बाद संजय गांधी का फिर अंतिम संस्कार होता है, जिसमें देश के तमाम जो चीफ मिनिस्टर थे, खासतौर पे कांग्रेस के, वो जो 8 राज्यों में चुने गए थे, वो कहते हैं कि करीब 3 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था, और हर चीफ मिनिस्टर के ये था कि कौन कितनी भीड़ ला सकता है। और इसके बाद ही फिर राजीव गांधी यहाँ पे पहुँचते हैं, और जब अंतिम संस्कार होता है उस दिन 23 जून को एक और चीज़ हुई थी। 23 जून को जब ये हादसा हुआ, उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो में ये खबर 10 बजे के करीब आई, और उसके बाद भी ऑल इंडिया रेडियो में जो नॉर्मल प्रोग्राम है वो चलता रहा, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद अचानक वो उसमें शोक संगीत और ये सारी चीज़ें बजने लगी। अब ये चीज़ें जो हैं वो राष्ट्र अध्यक्ष के लिए सिर्फ होता है जब आप कोई शोक और ये सारी चीज़ें मनाते हैं, और उस वक्त संजय गांधी सिर्फ एक एमपी थे, तो वो इसके हकदार नहीं थे। तो फिर ये बातचीत बताई जाती है, फिर ऑल इंडिया रेडियो तक बात पहुंचती है, फिर वो उसको हटाते हैं, फिर वो अपने नॉर्मल प्रोग्राम पे जाते हैं। तो ऐसी भी कई गलतियां हुई। लेकिन इस हादसे के बाद, इस हादसे ने कई चीज़ें एक साथ की। एक तो ये कि इंदिरा गांधी को कहते हैं कि संजय गांधी की मौत ने लगभग तोड़ दिया था, और फिर बहुत सारे फैसले उन्होंने लिए, उसमें एक ऑपरेशन ब्लू स्टार और ये, जिसकी वजह से संजय गांधी की मौत के ठीक 4 साल के बाद उनकी भी मौत हो गई। और जो राजीव गांधी राजनीति में नहीं आना चाहते थे, जिन्होंने सोनिया गांधी से वादा किया था, संजय गांधी की अचानक मौत ने इंदिरा गांधी को इतना तोड़ दिया कि इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी से फिर कहा कि अब मैं अकेली हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए। तो अपनी माँ का साथ देने के लिए फिर उन्हें एक अपना वो वादा तोड़ना पड़ा, और राजनीति में आए वो। उनकी राजनीति में आने के बाद फिर 4 साल के बाद इंदिरा गांधी की मौत हो गई। उसके बाद फिर राजीव गांधी की भी मौत हो गई। तो संजय गांधी की मौत ने गांधी परिवार में बहुत सारी चीज़ें बदल कर रख दी थी। हालांकि उनकी मौत के बाद फिर वही मारुति जो सपना था वो सुजुकी ने मिलकर बनाया, और मारुति आज भी हिंदुस्तान की वो कार है जो आप किसी भी इलाके में चले जाइए वहाँ मिलेगी, और आज भी हिंदुस्तान में वो कहते हैं कि सबसे सस्ती, टिकाऊ और अच्छी और भरोसेमंद गाड़ी है मारुति, और सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार भी है। तो वो उस वक्त ड्रीम था आम लोगों का कार, जो बाद में सच और सही हुआ। तो दोनों तरह से लोग याद करते हैं संजय गांधी को, एक तरह से कि इमरजेंसी के विलेन के तौर पर भी, नसबंदी के गुनहगार के तौर पर भी, इंक्रोचमेंट को लेकर ज़बरदस्ती करने वाले के तौर पर भी, दूसरी तरफ की एक डेवलप
हिंदुस्तान को, ये हिंदुस्तान को और आगे ले जाने की जो विज़न और वो सारी चीज़ें थी, उसके तौर पर भी लोग कहते हैं कि अगर वो होते तो शायद इंडिया बहुत पहले और तरक्की कर चुका होता। तो ये थी पूरी कहानी संजय गांधी की। अब मैं कहूँगा दीपक से अगर इससे जुड़े हुए कुछ, वो आसिम है आज, माफ़ कीजिएगा, बताओ। सर, एक सतीश मेहता जी का सवाल है। हाँ। कि संजय गांधी की मौत में हम इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का हाथ को सुनते हैं क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे प्राइम मिनिस्टर हो सकते थे। आज जब संजय गांधी की मौत हुई उसके बाद ये बहुत सारे हलकों में ये बातचीत थी, ये चल रहा था। कई लोग बाद में भी कहने लगे शक और सवाल कि संजय गांधी की मौत के पीछे इंदिरा गांधी हैं। लेकिन जितने बड़े बड़े जो इंदिरा गांधी के करीबी लोग हैं या फिर जो उनके क्रिटिक हैं या बाकी लोग भी, उन्होंने सबने एक बात कही कि संजय गांधी इंदिरा गांधी के सबसे करीबी थे, उनके दोनों बेटों में भी, और संजय गांधी के हर सलाह मशवरे पे भी वो बहुत भरोसा करती थी और उन दोनों में प्यार भी बहुत था। फिर एक चीज़, हम लोग चूँकि हिंदुस्तानी हैं तो हालांकि ऐसे बहुत सारे क्राइम हुए हैं जिसमें कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, मैंने आपको बताया, जिसमें क्राइम ना हुआ हो, लेकिन सत्ता के लिए मतलब, और उसमें अब सरकार में आ चुकी हैं सब कुछ, और इस तरह से अपने बेटे को मारना मरवाना, ये सिर्फ मुझे लगता है अफवाहें हैं। इसमें कोई, क्योंकि अभी तक अगर कोई सच्चाई होती तो आज 38 साल में कभी ना कभी कुछ चीज़ें सामने आती। लेकिन बाकी छोड़ दीजिए, आप खुद जो बाद में रिश्ते में बहुत कड़वाहट आई, मेनका गांधी को उस गांधी परिवार से अलग होना पड़ा, बीजेपी का दामन थामा, वरुण गांधी उनके बेटे आज वो भी बीजेपी में है। लेकिन तमाम चीज़ों के बावजूद मेनका गांधी ने कभी उंगली नहीं उठाई अपनी सास पर या फिर और किसी शख्स पर, अपने पति की मौत को साजिश मानकर या सवाल करते हुए। तो ये भी एक बड़ा सबूत है कि शायद ये सारी चीज़ें अफवाही हैं। सर, चंद्र प्रकाश शर्मा है कुरुक्षेत्र से, ये बोल रहे हैं कि संजय गांधी तानाशाही सोच रखते थे, क्या इस बात में सच्चाई है? जो चीज़ें उस वक्त हुई, जैसे मैंने आपको बताया कि नसबंदी हो या फिर इंक्रोचमेंट खाली कराना हो, ये सारी चीज़ें, तो उसमें संजय गांधी जब कोई फैसला करते थे तो कहते हैं कि एक बुरी आदत ये थी कि किसी की सुनते नहीं थे और बस फिर वो अपनी मन की ही करते थे। तो जो सोच और जो वो सारी चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं तानाशाही वाली थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, एक रेलवे रिजर्वेशन करके है सर, ये लोग बोल रहे हैं कि इस बात में ये इन्होंने कहीं पढ़ा है कि संजय गांधी ने इंदिरा गांधी को किसी बात पे थप्पड़ मारे थे। ये बहुत पुरानी बात है, बहुत सारे लोग कहते हैं एक डिनर पार्टी में संजय गांधी ने अपनी माँ इंदिरा गांधी पर हाथ उठाया था। ये भी सिर्फ किस्सा है, कहानी है, इसका कोई सबूत, इसका कोई गवाह, इसका कोई प्रूफ आज तक सामने नहीं आया। सर, गौरव वर्मा है, वो बोल रहे हैं कि क्या ये मर्डर हो सकता है आपके हिसाब से? अगर हाँ तो उस टाइम पे किसी ने जांच की के लिए क्यों नहीं कहा गया? नहीं, चूंकि एक तो मर्डर हो सकता है, इसका ये बेमाने अब ये इसलिए हो जाता है कि कोई जांच अब पॉसिबल नहीं है जब तक कि कोई इसमें, अगर मान लीजिए कि वाकई ये साजिश थी और उस साजिश का कोई सूत्रधार है अभी भी और वो सामने आके सारी कहानी बताए तब समझ में आता है, वरना ये सिर्फ किस्सा है और बातें हैं, अब बातें या अफवाहें हैं, उसका कोई सिर पैर तो होता नहीं है। तो ये चीज़ें नहीं है। लेकिन जो विटनेस जितने भी उस कॉलोनी इलाके के लोग थे, उन्होंने देखा कि वो इससे पहले भी 2-3 दिन और फिर बाद में बहुत सारे लोग आए, संजय गांधी के दोस्त आए, ब्यूरोक्रेट्स आए। इससे पहले कई ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, इन लोगों ने भी इंदिरा गांधी से शिकायत की थी संजय गांधी की कि ये इस तरीके से बड़ा ही अजीब तरीके से प्लेन उड़ाते हैं, इनको समझाइए, और ये सेफ्टी नॉर्म्स का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। बल्कि 1-2 बार ये होता है कि जैसे जूता पहनकर आपको, अगर आप पायलट हैं तो आपको बैठ के उसमें हैंडल करना पड़ता है, ये कोल्हापुरी चप्पल पहनकर भी प्लेन में जाकर बैठ के प्लेन उड़ा लिया। तो उस पर कई इंस्ट्रक्टर इन लोगों ने कंप्लेंट भी की थी। तो लेकिन वही है ज़िद्दी और वो सारी सोच, तो इंदिरा गांधी ने समझाया भी था कई बार, और पर वो सुना नहीं। अब कई दोस्तों ने समझाया। ये भी किस्सा है कि संजय गांधी चलते चलते कई बार कार को जो है वो अचानक, कहते थे, दोस्तों को डालने के लिए इंजन बंद कर दिया या शार्प कट लिया, शॉट लिया। तो ये सारी चीज़ें करते थे। और सबसे बड़ी बात ये कि 23 जून से 10-12 घंटे पहले मेनका गांधी खुद शिकायत कर रही हैं अपनी सास से, इंदिरा गांधी से, कि इनको आप मना कीजिए, ये प्लेन ना उड़ाएं, कम से कम बाकी कोई भी प्लेन उड़ा लें, ये प्लेन ना उड़ाएं, क्योंकि इस प्लेन में कलाबाजी खाने वाले थे। आप सीधे प्लेन उड़ाएं जाए या नीचे आ जाए वो ठीक है, लेकिन कलाबाजी, और वो भी एकदम कम हाइट पे, वो हमेशा डेंजरस है। और उसमें 1 सेकंड के लिए आपका कंट्रोल खोया तो आप गए। और वही चीज़ हुई, 12 घंटे पहले समझाने की कोशिश की गई, मेनका गांधी ने मना भी किया, लेकिन संजय अपनी ज़िद पर थे। वो अगले दिन सुबह जाते हैं और वो आखिरी उड़ान उनके लिए साबित होती है।
सर विमल हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर संजय गांधी जिंदा होते और प्रधानमंत्री बन जाते तो इस टाइम पे देश किस दिशा में होता? ये सवाल यही है कि अगर होते बन जाते तो किस इसमें होता। इस सवाल का ईमानदारी से जवाब ये है कि अगर वो होते बनते और कुछ करते और वो हम लोगों के सामने होता तो शायद हम लोग इस पर बात बेहतर कर सकते थे। लेकिन बन जाते, जिंदा होते, तो ये सारी चीज़ें हवा में है। तो इसके बारे में मतलब कुछ भी कहना एक तरह से बेईमानी होगी। सर एक हम लोगों के सब्सक्राइबर हैं विवेक अग्रवाल, वो बोल रहे हैं कि संजय गांधी और कैप्टन के अलावा किसी और की भी इस हादसे में मृत्यु हुई थी? नहीं, इसमें 2 ही लोग थे और यहाँ पे एक चीज़ और भी थी। अच्छा हुआ मैं आपको बताता हूँ कि जब ये सारी चीज़ें हो गई उसके बाद हॉस्पिटल ले जाया गया दोनों लाशें। तो हॉस्पिटल में इंदिरा गांधी, उन जो चीफ इंस्पेक्टर थे जिनके साथ में डेथ हुई थी, उनकी फैमिली को बाकायदा ढारस बंधा रही थी, दिलासा दे रही थी, एक बोल्ड, एक आयरन लेडी के तौर पर। और कहते हैं जैसे ही वो अकेले आती थी तो फूट फूट के खुद रोने लगती थी। तो उन्होंने वहाँ पे ये भी वो दिखाया, लेकिन 2 सीटर था और इसमें कोई और था नहीं, और जहाँ पे गिरा वहाँ पे भी कोई लोग नहीं थे। सर सुमित हैं, वो बोल रहे हैं संजय गांधी के मृत्यु के पीछे ये कहा जाता है कि उनके प्लेन से कुछ जो पार्ट्स थे वो निकाल दिए गए थे। इस बात में सच्चाई है? ये भी कहानी है? नहीं, ये भी सिर्फ कहानी है और अफवाहें। हाँ, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, एक और भी। आप जैसे कहा गया बहुत सारी साजिश हो सकती है, इन्होंने मर्डर है, मरवा दिया। अब एक दूसरी चीज़ आपको बताता हूँ कि जब ये जिस दिन इंसिडेंट हुआ 23 जून 1980 को, तो पहली बार जब यह खबर मिलती है इंदिरा गांधी को, वो 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर पहुंचती हैं स्पॉट पर, और उसके बाद देखती हैं, जब मैंने आपको बताया था, दौड़ती हैं, फिर रोती हैं, फिर संभलती हैं, उसके बाद वो चली जाती हैं। उसके बाद दोनों बॉडी भी उठाकर हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। कुछ घंटे के बाद इंदिरा गांधी उसी स्पॉट पे दोबारा आती हैं, और वो जिस जगह पे ये प्लेन गिरा था उस प्लेन के चारों तरफ वो सिक्योरिटी के साथ थी, और वो एक एक चीज़ देख रही थी। तो इसको बहुत सारे बाद में एक र्यूमर ये भी उड़ा कि इंदिरा गांधी कोई वहाँ पे ऐसी चाबी ढूंढने आई थी जो संजय गांधी के पास थी, जिसमें खुफिया ख़जाना था और सारी चीज़ें थी, सारी बातें थी। लेकिन जो वहाँ पे लोग थे उन्होंने बाद में बताया, जिसमें डॉक्टर भी थे और भी थे, जो टीम थी जांच करने वाली, वो दोबारा जब आई थी तब एक वो माँ की ममता थी जो लेकर आई थी। और वो ये, चूँकि मैंने आपको बताया था कि बॉडी की हालत ठीक नहीं थी प्लेन क्रैश के बाद, तो वो खुद ये देखने आई थी कि कोई ऐसी चीज़ या बॉडी का कोई ऐसा पार्ट्स तो यहाँ नहीं रह गया जो उनके बेटे का है, तो वो वापस ले जाएं। तो वो एक माँ थी जो वहाँ पे दोबारा आई थी। लेकिन ये सच है कि 23 जून को उस जगह पे इंदिरा गांधी 2 बार गई थी, एक बार जब खबर मिलने के बाद और एक बार कुछ घंटों के बाद। सर एक मयंक सिंह हैं, वो बोल रहे हैं कि क्राइम तक हम लोगों से बोल रहे हैं, टीम से जानना चाहते हैं कि शम्स सर की इतनी एनर्जी का राज क्या है? एनर्जी का राज कुछ नहीं, आप लोगों की मोहब्बत है, प्यार है, और इसलिए मैं बोलता रहता हूँ। आप चूँकि सुनते अच्छे से हैं इसलिए मैं बोल लेता हूँ, और बाकी कुछ नहीं है। जिस दिन लगेगा कि हाँ बोर कर रहा हूँ आप लोगों को, उस दिन से मैं बिल्कुल फ़ौरन बंद कर दूंगा। तो हाँ सर ये सवाल है सर, ये अंसारी हैं, आफ्ताब अंसारी बोल रहे हैं कि सर जब इंदिरा गांधी को पता चला था कि उनके बेटे की डेथ हो गई है, तो उन्होंने एक चीज़ पूछी थी कि उनकी घड़ी कहाँ है। क्या इस बात में भी सच्चाई है? नहीं, यही चीज़ें हैं। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं कि उन्होंने ये पूछा घड़ी कहाँ, किसी ने कहा कोई चाबी पूछ रही थी। इनमें से एक भी चीज़ का प्रूफ सबूत कुछ नहीं है। तो इसलिए इस पर कुछ भी कहना वो बहुत ही, फिर मैं कहूँगा, बेईमानी होगा और गलत होगा, क्योंकि बात उस पर करनी चाहिए जिस पे कोई प्रूफ हो, कोई सबूत हो, या उस वक्त के लोग हों जिन्होंने ऑथेंटिसिटी के साथ इस पे बारे में लिखा हो। लेकिन आप जिससे बात करेंगे कि नहीं मैंने फ़लाने से सुना था, फ़लाने से सुना, तो सुनी सुनाई बातों पे कोई राय कायम करना, ये एक तो ईमानदारी की चीज़ नहीं होती। तो ऐसे तमाम किस्से हैं, लेकिन वही है कि उसके बारे में कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है। सर एक विकास मिश्रा है, वो बोल रहे हैं कि मेनका गांधी और वरुण गांधी जो हैं, ये दोनों लोग कांग्रेस पार्टी से अलग हैं। सोनिया और मेनका के बीच कुछ ठीक नहीं है। क्या इस वजह से ये लोग राजनीति में एक साथ नहीं है, या अपने पति की हत्या के पीछे या मर्डर था या जो भी था उसकी वजह से नहीं? नहीं, ऐसा नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि संजय गांधी की अचानक हुई मौत के बाद, फिर उधर दूसरी तरफ आप देखिए कि राजीव गांधी, जिनको राजनीति में नहीं आना था, वो अपनी माँ की वजह से राजनीति में आते हैं। और फिर धीरे धीरे कुछ दूरियां बढ़ी सास और बहू में भी,
और उसके बाद ये जो हमारे हिंदुस्तान में तो अक्सर ये होता है घरों में, तो लेकिन इसमें कभी ये नहीं रहा कि मेनका गांधी ने अपनी सास पे या फिर राजीव गांधी या उन लोगों पे ये इल्ज़ाम लगाया, शक जताया कि संजय गांधी की मौत जो है वो नेचुरल नहीं है, एक्सीडेंट से नहीं है, बल्कि साजिश है, मर्डर है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। बाकी चीज़ें हुई, लड़ाई, अब जाहिर सी बात है उसमें हक से लेके, पद से लेके, फिर कौन दर्जे को लेकर, वो कई चीज़ें थी जिसकी वजह से दूरियां बढ़ी। फिर मेनका गांधी अलग हो गई। फिर उन्होंने संजय जन मोर्चा बनाया जब वो अलग हुई थी सबसे पहले, और उसमें एक ये भी था कि वो शायद कई लोग कहते हैं कि संजय गांधी चूँकि पहली बार अमेठी से MP बने थे, तो वो चाहती थी कि संजय गांधी के बाद एक तो ये था उत्तराधिकारी तो राजीव गांधी को बनाया गया। कई लोग ये मान के चल रहे थे शायद मेनका गांधी बनेंगी, लेकिन मेनका गांधी बनी नहीं, यहाँ तक कि अमेठी से उनको चुनाव भी नहीं लड़ने के लिए हुआ। तब वो अलग हुई और उन्हें संजय, उस वक्त उन्हें ये भी था कि जिस तरीके से पॉपुलैरिटी थी संजय गांधी की, एक तो 8 स्टेट के CM बनाए, वो सारे CM संजय गांधी के भक्त, और फिर यूथ कांग्रेस का पूरा ब्रिगेड संजय गांधी के पीछे। तो मेनका गांधी को लगा था कि इस वक्त संजय जो जन मोर्चा बनाया है उससे संजय गांधी के ये जितने लोग हैं ये उनके साथ आ जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं, और यहीं पे वो गलती हो गई, और इस वजह से फिर बाद में वो BJP में गई, और फिर तो सारी कहानी आपको पता ही। सर एक उपाध्याय हैं, हाँ। वायरल उपाध्याय नाम से अकाउंट है इनका, ये बोल रहे हैं कि सर कुछ एक ऐसी व्यूअर्स के लिए कुछ एक ऐसी चीज शुरू करिए कि कोई भी एक स्पेशल व्यूअर आपके साथ आके लाइव आपकी कहानी सुने बैठे। मैं उपाध्याय साहब बिल्कुल ज़रूर कोशिश करूँगा, जल्दी हूँ। हालांकि मुझे अच्छा लगता है लोगों से मिलने में, बात करने में, आप लोगों से, तो जो जब जहाँ मिलता है मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ और मिलने की बात भी करता हूँ। आज ही का आज एक मैं बैंक गया किसी काम से, तो एक वहाँ श्रीवास्तव साहब मिल गए मुझे, और मैंने उनसे कुछ बोला, मैंने कहा कि पता नहीं कुछ काम हो जाए। तो पता चला पहली चीज़ उन्होंने यही जो बोला कि आप घास पे क्यों बैठते हैं। तो पहले मैं समझा नहीं कि क्या कह रहे हैं। अच्छा, ये कई लोगों ने और कहा कि आप पार्क में क्यों बैठ के कहानी सुनाते हैं, ठंड बहुत है, आपको ठंड नहीं लगती। तो फिर मैंने उन्हें बताया, वो शायद इसी को कह रहे थे। तो ये एक्चुअली स्टूडियो का एक पार्ट है, ये नकली है, फर्जी है, और बिल्कुल यहाँ पे टेम्परेचर, तापमान ठीक है, लेकिन अच्छा लगता है मिलकर लोगों से, उनकी राय सुनकर, उनके बारे में बातें करके। तो ज़रूर मिलेंगे आप लोगों से, और जल्दी धीरे धीरे सबसे मुलाकात होगी। अब कल मुलाकात होगी। सर